एडवांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था, जिसमें कि माननीय राष्ट्रपति जी का मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में पदार्पण हुआ था और उन्होंने पेसा एक्ट जो है उसे नए सिरे से लागू करने का वचन दिया है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ये पेसा एक्ट क्या है, इसका जो इतिहास है वो कब से शुरू हुआ है और ये इसके पीछे जो अपना पंचायती राज्य है इससे जुड़ा हुआ उसकी पृष्ठभूमि क्या है और जनजातियों से किस तरह से यह संबंधित है, उनको किस प्रकार से लाभान्वित कर रहा है, इन सारी चीज़ों को विस्तार से हम जानेंगे। तो हम पेसा अधिनियम 1996 में आया था। इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू जो हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो पेशा है वो पंचायती राज व्यवस्था का ही एक भाग है, इसलिए हमें पहले पंचायती व्यवस्था को समझना पड़ेगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया, जिसके तहत जो शासन का तीसरा स्तर है स्थानीय निकाय, उनका गठन हुआ। प्रतिनिधि शासन का दो रूप, केंद्र और राज्य जो है वो पहले से मौजूद थे और तीसरा हमने स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया। यहाँ इस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्थाओं को जोड़ा गया, जिसमें संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी बनाई गई। पर सवाल ये था कि इन व्यवस्थाओं से जनजातियों या आदिवासियों को क्या लाभ होगा, क्योंकि पंचायतों से संबंधित संविधान का जो भाग 9 है वो संविधान के 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। भारत में चल रही आधुनिक विकास की परिकल्पना ने अगर किसी समुदाय को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है तो वह देश का आदिवासी या जनजातीय समाज है। अपने जल, जंगल, जमीन से लगातार बेदखली ने आदिवासियों के जीवन के संकट को उत्तरोत्तर बढ़ाया है। आदिवासियों के साथ हो रहे इस अन्याय व अत्याचार से बढ़ते जन असंतोष और सरकार पर बन रहे दबाव के चलते संसद ने दिसंबर 1996 में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पारित किया और जनजातियों की विशेष स्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन एवं अपवाद के साथ संविधान के भाग 9 को 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया। इसलिए इसे विस्तार अधिनियम भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर पेसा अधिनियम 1996 आदिवासियों के रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन शैली को कायम रखते हुए सत्ता और विकास की बागडोर उसी के हाथ में सौंप दिया। आदिवासी इलाके आज़ादी के पहले भी स्वतंत्र थे, वहाँ अंग्रेजों का शासन प्रशासन नहीं था। तब इन इलाकों को बहिष्कृत और आंशिक बहिष्कृत की श्रेणी में रखा गया। 1947 में आज़ादी के बाद जब 1955 आदिवासी इलाके आज़ादी के पहले भी स्वतंत्र थे, वहाँ अंग्रेजों का शासन प्रशासन नहीं था। तब इन इलाकों को बहिष्कृत और आंशिक बहिष्कृत की श्रेणी में रखा गया। 1947 में आज़ादी के बाद जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो इन क्षेत्रों को 5वीं और 6ठी अनुसूची में वर्गीकृत किया गया। जो पूर्णतः बहिष्कृत क्षेत्र थे उन्हें 6ठी अनुसूची में डाला गया, जिसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। और जो आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र थे उन्हें अंग्रेजों ने वहाँ भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उन्हीं क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में डाला गया। इसमें 10 राज्य शामिल हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में इन्हीं जो 10 राज्य हैं उन्हीं में ये अधिनियम जो पेसा अधिनियम है वो लागू होता है। तो आइए जानते हैं हम पेसा अधिनियम 1996 के क्या उद्देश्य हैं। संविधान के भाग 9 जो कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसको अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना तथा जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट करना, जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास न हो। इसका दूसरा उद्देश्य है जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक परिपाटियों की सुगमता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना,
तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना। अगला है जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना एवं उच्च स्तर के पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं अधिकारों को छीनने से रोकना। अब हम पेशा अधिनियम की विशेषताएं जानते हैं कि आखिर क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आदिवासी या जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून वहाँ के प्रथागत कानूनों, रीति रिवाजों, धार्मिक प्रचलनों आदि के अनुरूप होगा। यहाँ गांव का मतलब अपनी परंपराओं एवं रिवाजों के अनुसार जीवन यापन कर रहे एक समुदाय का वास स्थल अथवा वास स्थलों का एक समूह या फिर एक टोला या टोलों का समूह होगा। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचन सूची में दर्ज होगा। प्रत्येक ग्राम सभा अपने और अपने लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सक्षम होंगी। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित करने से पहले ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी होगी। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिन समुदायों के संबंध में आरक्षण के प्रावधान हैं उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन साथ में यह शर्त भी है कि अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होगा तथा पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। जिन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर की पंचायत या जिला स्तर की पंचायत में नहीं है उन्हें सरकार द्वारा नॉमिनेटेड किया जाएगा, लेकिन नामित सदस्यों की संख्या पंचायत में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या के 1/10वें भाग से अधिक नहीं होगी। इन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के पहले ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह की जाएगी। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में इन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के पहले की ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह की जाएगी। इन क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों के लिए आयोजना एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी उपयुक्त स्तर के पंचायत को दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे स्तर पर खनिजों का खनन संबंधी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर के पंचायत की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत स्वशासन संस्थाओं के तौर पर कार्य कर सके, इसके लिए राज्यों के विधानमंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयुक्त स्तर पर पंचायत तथा ग्राम सभा को किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री या उपभोग को प्रतिबंधित या नियमित करने का अधिकार होगा। छोटे स्तर पर वन उपज पर स्वामित्व होगा। गाँवों के हाट बाजार के प्रबंधन की शक्ति होगी। अनुसूचित जनजातियों को पैसा उधार दिए जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति होगी। सभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति होगी। राज्य विधानमंडल ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर की किसी पंचायत या ग्राम सभा के अधिकारों का हनन नहीं कर सके। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्था बनाते समय राज्य विधानमंडल संविधान की 6ठी अनुसूची को फॉलो करेगी। तो इस प्रकार हमने पेशा अधिनियम के जो ऑब्जेक्टिव थे और उसकी क्या विशेषताएं थी उनके बारे में जाना। जैसा कि नाम में ही इसके निहित है कि पेशा अर्थात पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम है जिसको लागू किया